महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया? महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था? 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा? कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था? सेबी अधिनियम। दोनों कब का? 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था? 2009, 2009। लागू कब से हुआ? 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था? 2009, लागू कब से हुआ? 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया? मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था? तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन। कब हुआ? 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ? 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का? 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं।
और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक भी था। यानी प्रश्न ए पूछ रहा कि बीना वादक निम्नलिखित ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन एक बीना वादक भी था। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसा कि अब थंबनेल पे लिखा गया नोट करके कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी इससे रिलेटेड गुप्त साम्राज्य से मैक्सिमम जो प्रश्न बन सकता है ये आज सारा आपको करा दिया जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीना वादक भी था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में मिला है कि सिक्के पे बीना बजाते हुए क्या मिला है, चिन्ह मिला है। यानी सिक्कों पे, इसके सिक्कों पे बीना बजाते हुए चिन्ह मिला है, यानी जिसको हम बोलते हैं चित्र मिला। इसलिए क्या हो जाएगा, अच्छा बीना वादक भी था समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है गुप्त साम्राज्य से। तो मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, पहला तो प्रश्न ये पूछेगा, देखिए हम यहाँ पे नोट इसलिए कर दिए क्योंकि अगर हम खुद से लिखते तो ज़्यादा टाइम लगता, तो हम इसे यहाँ पे नोट कर दिए और आपको भी नोट कर लेना है। गुप्त वंश, तो पहला प्रश्न बनेगा कि इसका संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को आदिराज का उपाधि भी दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा आदिराज का उपाधि किससे दिया गया, श्रीगुप्त को। लेकिन यहीं पे प्रश्न पूछ देगा गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। सिर्फ संस्थापक पूछेगा श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला समुद्रगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के नेपोलियन। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, यानी किसने उपाधि दिया ये, तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने उपाधि दी। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह उपाधि किसने दिया, डॉक्टर B.A. स्मिथ ने। 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन इसलिए कहा गया था समुद्रगुप्त को क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी पराजित नहीं हुआ, इसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरसत, इसी का 100 युद्धों का विजेता। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी गुप्त साम्राज्य से मैक्सिमम प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, इससे बाहर यानी जो भी वनडे एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाएगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, फाहियान भारत आया। तो आपसे प्रश्न सीधा पूछेगा फाहियान किसके समय में भारत आया, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो यहाँ पे दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, यानी ऑप्शन में रहेगा किस या किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ऑप्शन में दो तरह से रह सकता है, या तो ऑप्शन में रहेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमाद्वितीय, या ऑप्शन में रहेगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के यानी गुप्त वंश के अंदर कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अगर ऑप्शन में दोनों है तो आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसका कहने का मतलब यह है, जैसे में अगर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ऑप्शन में बिहार और एक ऑप्शन में बोध गया, तो एग्जैक्ट जो आंसर रहेगा उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोध गया। लेकिन बोध गया अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या होगा, बिहार। उसी तरह से यहाँ पे गुप्त वंश और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोनों ऑप्शन में है। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, गुप्त वंश। ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछेगा? देखिए इसको याद रखिए, कालिदास। 9 रत्न में कौन शामिल थे? कालिदास। ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन 9 रत्न में शामिल नहीं थे? अमर सिंह याद रखिएगा, धन्वंतरी, आयुर्वेद के पिता। धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? आयुर्वेद के पिता। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा, धन्वंतरी किसके दरबार में थे? धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या कालिदास। इस तरह से इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है। और यहाँ पे याद रखिएगा, ब्राह्महिर, छपनक और बाकी जो भी दिया गया आप उसको याद रखिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन ये जो 5 नाम है आप जरूर याद रखिए, कालिदास, धन्वंतरी और ब्राह्महिर, अमर सिंह और छपनक। बाकी शंकु, बेताल भट्ट, वररुचि, जिसको क्या बोलते हैं? वररुचि, घट पर। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला में गुप्त, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त। यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। बनवाया किसने? कुमार गुप्त। इसको नष्ट किसने कर दिया? बख्तियार खिलजी। और यह किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इतना प्रश्न अब याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड मैक्सिमम प्रश्न इतना पूछा जाएगा वनडे एग्जाम में। बहुत मैक्सिमम प्रश्न इतना पूछा जाएगा आपसे, तो आप इसको याद रखिए। यानी किसी भी एग्जाम के लिए इतना गुप्त साम्राज्य से बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? इकोलॉजी की हिंदी में क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी। इसको नोट कर लीजिएगा। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्नस्ट हेकल। अर्नस्ट हेकल। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा चार्ल्स डार्विन से। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। और यहाँ से देखिए, यहाँ पे नोट करके देखिए, यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा। परितंत्र क्या बोलते हैं? पारितंत्र। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? एजी टांसले बोलिए या टेंसले, एजी टेंसले। और इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नस्ट हैकल। तो यहाँ से आप याद रखिए अर्नस्ट हैकल, और यहाँ से याद रखिएगा टांसले। पारितंत्र पूछेगा एजी टांसले या टेंसले, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन में उन्हें गड्ढों में भर देना चाहिए, यानी भरा जाना चाहिए। अपघटन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन। भस्मीकरण, क्या बोलते हैं? भस्मीकरण। और एक है जलना, यह जलाना, जिसको बोलते हैं बर्निंग। और भस्मीकरण देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा गया इंसनरेशन। इंसनरेशन। तो भस्मीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया, इसको देखिए समझिएगा। जो भस्मीकरण क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। तो भस्मीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें खासकर कार्बनिक पदार्थ को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो क्या सर जलाना और भस्मीकरण में अंतर क्या रह गया? तो कार्बनिक रूप से यानी जलाया जाता है इसको, लेकिन इसको जो जलाया जाता है सुरक्षित रूप से जलाया जाता है। देखिए यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये क्या भस्मीकरण प्रक्रिया के यहाँ पे क्या लगाया गया? ये स्वीडन में एक भस्मीकरण प्रक्रिया का है। इसमें क्या किया जाता है कि जलाया जाता है कार्बनिक पदार्थ को। कौन सा पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ को। तो इसमें देखिए फिल्टर लगा होता है, यानी इससे
कम पॉल्यूशन होता है वायुमंडल में। तो आप इसको याद रखिएगा। यानी जो भस्मीकरण एक विधि है, क्या बेस्ट, यानी जिसको हम बोल सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन, एक प्रकार क्या अपशिष्ट प्रबंधन का नियम है, यानी एक अपशिष्ट प्रबंधन का एक अच्छा नियम है भस्मीकरण। एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। भस्मीकरण रासायनिक एक अभिक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, जलाया जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप से जलाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के बीचे बीच या उद्यान के वन जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? NH 37। ऑप्शन नंबर ए नेशनल हाईवे 37। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। मानस कहाँ स्थित है? असम में। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे जो मैप है, शायद इस मैप में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इस मैप में अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? NH 37। NH क्या है? 37। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, और ये क्या है? असम। ये जो आप देख रहे हैं असम। तो ये जो नेशनल हाईवे है काजीरंगा से यानी होकर गुजरता है, जो क्या रहता है, खतरा बना होता है। यानी ये जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय उद्यान से वन जीवों को क्या होता है, खतरा पूछता है। तो कौन सा? NH 87 जो यहाँ से होकर गुजरता है। देखिए यहाँ से, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और नेशनल हाईवे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44। ये जो आप देख रहे हैं, क्या है? NH 44, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक NH 44। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा बोलेंगे तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करेगा तो क्या होगा? NH 44। ये हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा गया है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और यहाँ पे आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं लिख रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको जोड़ता है? यहाँ पे सिलचर से, यानी सिलचर को किसको जोड़ता है? यहाँ पे पोरबंदर को, यानी सिलचर से पोरबंदर तक कौन सा है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पूर्वी पश्चिम गलियारा। इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी पश्चिम गलियारा। और इसको क्या बोलेंगे? उत्तर दक्षिण गलियारा। ये जो मिलता कहाँ, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे तो यह है झांसी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलता कहाँ है? तो झांसी में। और झांसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ मिलता है? झांसी में। और एक प्रश्न पूछा जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज तो जोड़ता किसको किसको? स्वर्णिम चतुर्भुज। ये आप जरूर याद रखिएगा, मुंबई। देखिए ये जो वाला आप जो लाइन देख रहे हैं ये क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज की तरह है, इस तरह से। देखिए यहाँ से गया इस तरह से, देखिए यहाँ ये आपका ये क्या हो गया?
स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये जोड़ता किसको किसको है, मुंबई, और किसको जोड़ेगा, चेन्नई, और इधर में कोलकाता, और इधर में दिल्ली को। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ये तो आपको बता दें, उसी का मैप यहाँ पे लगा हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और ये जो सिलचर से लेकर पोरबंदर तक है, ये कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 27 यानी 27। अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, बांग्लादेश। किस टीम के खिलाफ, ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया, तो अगर देखिए जो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा मंजिल जो बनवाया था इल्तुतमिश, लेकिन 5वां मंजिल भी बनाया था, कौन बनाया था, फिरोज शाह तुगलक। जो इस वर्ष एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, लेकिन ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं था, ऑप्शन में क्या था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह मेहता नहीं करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो अब ध्यान दीजिएगा, पूरा किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक 5वां मंजिल बनवाया था, और चौथा कौन बनाया था, इल्तुतमिश। तो अगर पूछेगा पूरा किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक। और ये पूछा गया है एनटीपीसी में, और हम आपको कराया भी है। अगर आप देखेंगे एनटीपीसी का एनालिसिस, तो आप वहाँ देख लिए होंगे कि एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न। तो आप इसको ध्यान दीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने करवाया, चौथा मंजिल इल्तुतमिश बनाया था, और 5वां मंजिल फिरोज शाह तुगलक, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। नूरजहां, इसका और भी नाम था मेहरुन्निसा, नूरजहां को मेहरुन्निसा के नाम से जाना जाता है। और ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि यह किसकी पत्नी थी। आप पत्नी समझते हैं ना, हाँ, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी से क्या प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था। अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का 1/2 भाग निर्धारित किया, किसका, पैदावार का। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल किया। ये प्रश्न पूछा गया था कि किस शासक ने भूमि नापकर लगान वसूला। तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूला, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वो वायु के संपर्क में आती है। गंधक, जिसको हम लोग सल्फर भी बोलते हैं, सल्फर बोले तो S16, कार्बन C6, कार्बन सबसे लंबा चेन बनाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78%, क्लोरीन Cl17, क्लोरीन Cl17। अगला प्रश्न चलते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और क्या क्या प्रश्न पूछेगा, WHO, और पूछेगा ILO, और एक पूछेगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तीनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया है NTPC में कि WTO, लेकिन वहाँ पे मेंशन करेगा, एक होता है विश्व व्यापार संगठन और एक होता है विश्व पर्यटन संगठन, यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दो तरह से देख सकता है, यानी ऑप्शन में अगर जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन 4 को यहाँ पे, तो ऑप्शन में अगर पूछा मान लीजिए मुख्यालय कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अगर यानी प्रश्न में मेंशन नहीं किया है कि क्या पूछ रहा है, या तो मेंशन कर देगा प्रश्न में कि WTO और कोष्ट में करके लिख देगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या कोष्ट में लिखेगा कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रश्न में मेंशन नहीं किया। तो ऑप्शन में चारों जो ऑप्शन दिया रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो जिनेवा रहेगा या मैड्रिड रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा? जिनेवा या मैड्रिड। तो समझ जाइएगा आप ऑप्शन से भी। तो आप इसको याद जरूर रखिएगा कि क्या प्रश्न में पूछ रहा है, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पूछ रहा है या विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछ रहा है। ये प्रश्न पूछा गया तो आप इसको में फंसिएगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। और IMF, देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट करिए, IMF और विश्व बैंक, जिसको बोलते हैं WB, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम लिख दे रहे हैं DC और कोस्ट में करके लिख दे रहे हैं USA, यानी वाशिंगटन DC अमेरिका में। दोनों का स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत दोनों का स्थापना हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है, RS में शायद पूछा गया था प्रश्न, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ, यानी पृथ्वी पर वन है, कितना प्रतिशत? 30%, ऑप्शन नंबर ए। और नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? अमेरिका, यानी USA, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले भारतीय? दादा भाई नौरोजी। लाला लाजपत राय, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो जब साइमन कमीशन भारत आया था, उसी साइमन कमीशन के विरोध करने में इनको क्या लग गया था? चोट लग गया था, जिसमें इनका निधन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति। स्वराज शब्द का, देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी से तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा गया NTPC में, यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम प्रश्न बन सकता सारा NTPC में पूछा गया। तो आप महात्मा गांधी से रिलेटेड जितना भी बन सकता है नोट पॉइंट, उसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको कवर कर लीजिएगा। जैसे मैं पूछेगा दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, यानी शुरू हुआ था, और वापस कब लिया गया था? 1922 में। क्यों लिया गया था? ये प्रश्न पूछा चौरी चौरा कांड के कारण। दांडी मार्च 1930 में। इससे रिलेटेड पूरा मैक्सिमम प्रश्न पूछा जाएगा कि शुरू कब हुआ, कब समाप्त हुआ।
डिस्टेंस कितना था, कहाँ से कहाँ तक चला, ये सब आप याद रखिएगा। और हो जाएगा पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? पुणे के येरबादा जेल में। तो आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार खालिस्तान में किया गया था 1876 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। और प्रश्न पूछेगा टेलीविजन। टेलीविजन, तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किया था? J.L. वेड। J.L. वेड के द्वारा किया गया था। J.L. वेड टेलीविजन का आविष्कार, जिसको बोलते हैं टीवी, और टेलीफोन ग्राहम बेल। और बल्ब का आविष्कार किसने किया? एंडरसन। और टीवी का आविष्कार रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1876। कंप्यूटर के एक मेनू में खाली स्थान की लिस्ट होती है। कमांड, ऑप्शन नंबर बी। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। कब? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, देखिए यहाँ पे 16 दिसंबर नहीं होगा, 16 अगस्त 1946 को घोषणा किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? 16 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेगा, तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। 2015 नहीं, 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी, आप ध्यान से सुनिएगा, हम कुछ पॉइंट बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते जाइएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? 21 ईयर्स। और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? 1917 में। इसमें कौन सा प्रथा को समाप्त किया था? 3 कठिया प्रथा। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, यानी कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। वापस कब लिया गया था? 1922 को। क्यों लिया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होता है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा दांडी मार्च से रिलेटेड। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। कहाँ तक चला था? दांडी तक। डिस्टेंस कितना था? अगर मील में देगा ऑप्शन तो 240 मील, मील में ऑप्शन देगा तो 240 मील, और किलोमीटर में ऑप्शन देगा तो 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। टोटल कितने अनुयायी शामिल थे? 78। एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था? बेफ मिलर। तो ये सब सारा प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। और कितने दिनों तक चला था यात्रा? 24 दिनों तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे के येरबादा जेल में। और यहाँ से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछेगा? 1942 असहयोग 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन जीरो आवर। किसके द्वारा चलाया गया था? ब्रिटिश के द्वारा चलाया गया था। तो ब्रिटिश के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके तहत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? पुणे के आगा खां पैलेस में। पुणे के आगा खां पैलेस में। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा महात्मा गांधी से रिलेटेड। जयप्रकाश नारायण
लोक नायक के रूप में जाने जाते हैं। लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। किस पार्टी से संबंधित थे? सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। और इनको किस जेल में रखा गया था? तो जेल जो झारखंड में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है किस जेल में रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, और 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी रहे थे। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे, लेकिन 1939 में कुछ कारणवश छोड़ दिए, फिर त्याग मतलब दे दिए थे अध्यक्षता से। उसके बाद फिर कौन अध्यक्ष बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1938 हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी है और एक हरिपुरा। 1938 में कहाँ हुआ था? हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में। तब दोनों याद रखिएगा। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा 1938 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी किए थे, लेकिन त्याग पत्र दे दिए थे। तो त्याग पत्र देने के बाद अध्यक्ष कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डॉट किलोमीटर के बराबर होता है 111। ये आप याद रखिएगा सीधा 111। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन कौन थे? राजीव कुमार। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? नीति आयोग से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, मैक्सिमम यानी मैक्सिमम जितना प्रश्न बन सकता है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? 2014 में। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। तो आपसे प्रश्न पूछेगा योजना आयोग का स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे किसको लाया गया? नीति आयोग को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई को। कब मनाया जाता है? 16 मई को। और याद रखिए इंपॉर्टेंट जो दिवस है जिसमें आप याद रख सकते हैं, आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आर्मी डे 15 जनवरी को। एयरफोर्स ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस 15 जनवरी। और नेवी डे एक कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एक कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, नेवी डे। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें। देखिए यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वास्तविक में रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ साइंस से रिलेटेड था, इसलिए प्रश्न हम यहाँ पे इसको ऐड कर लिए। लंबाई मीटर यानी लंबाई को किस में नापा जाता है? मीटर में। तो आपको ध्यान देना तापमान का मात्रक केल्विन है, लेकिन उल्टा है। पहले क्या होना चाहिए? तापमान रहता और बाद में केल्विन, तो आंसर हो जाता। पहले क्या है? लंबाई, उसके बाद ऐसा मात्रक दिया गया, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ रहता केल्विन का मात्रक, सॉरी तापमान का मात्रक केल्विन, तो आंसर हो जाता। लेकिन केल्विन किसका मात्रक? तापमान का। ये सही है, लेकिन उल्टा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण बल। द्रव्यमान ग्राम, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम। सेकेंड समय, समय इधर आता तो सही होता, तो द्रव्यमान ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन। निम्न में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। तो आप रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता जानते होंगे कि क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया कब होगा? जब गैस की उत्पत्ति होगा, यानी गैस उत्पादित हो रहा है, यानी गैस की उत्पत्ति हो रहा है तो क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आकार में परिवर्तन नहीं। रासायनिक का मतलब ही होता है, जैसे मान लीजिए कि चीनी है, ये क्या हो गया? चीनी हो गया। लेकिन चीनी मान लीजिए 1 kg, इसमें से मान लीजिए कि 100 ग्राम निकाल लिए यहाँ, तो जब 100 ग्राम इसको निकालेंगे तो क्या ये जो चीनी मीठा लग रहा है ये खट्टा लगने लगेगा क्या? नहीं, मीठा ही लगेगा। इसका आकार चेंज हो गया लेकिन इसका जो स्वाद क्या है? सेम ही है। 2 kg चीनी रहेगा तो भी मीठा लगेगा, 100 ग्राम चीनी रहेगा तो भी मीठा लगेगा। तो आकार में परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया कब होगा? जब गैस उत्पादित होगा, रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए, एक ऐसा अभिक्रिया है यानी भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या कि चेंज होना चाहिए उसका, जैसे स्वाद में चेंज, कलर में चेंज, गैस उत्पत्ति होना चाहिए, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यह परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए, अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब है कि जैसे दूध से दही बनना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम खाली स्थान है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। 1962, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925, कानपुर 1925 में अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अध्यक्षता कब की थी? 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925, कानपुर। सरोजिनी नायडू। और ये आपको ये बताना किस राज्य के पहली महिला मुख्यमंत्री थी या महिला राज्यपाल? पहली महिला मुख्यमंत्री थी या महिला राज्यपाल? उत्तर प्रदेश के। हम आपको जगह का नाम बता दे रहे हैं, राज्य का नाम, और आपको बताना कि पहली मुख्यमंत्री थी या पहली महिला थी, पहली महिला मुख्यमंत्री या पहली महिला राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न समाप्त हो गया, सारा प्रश्न जो भी हम कलेक्ट किए थे सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह सीरीज कैसा लगा, और जो भी ये आपको लगता है कि यहाँ पे चेंज करना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, अपना राय दीजिएगा। तो जैसा लगेगा वहाँ आपको चेंज करके दे देंगे। यानी चेंज करने का मतलब कि क्या ऐड इसमें और करना चाहिए, हम मैक्सिमम ऐड कर लेते हैं जो भी प्रश्न बन सकता है। जैसे गुप्त साम्राज्य से मैक्सिमम प्रश्न उतना बन सकता है तो वहाँ हम ऐड कर लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।